Morning student, how are you all? I hope you are all fine. तर स्वागत आहे आपल्या मराठी ऑनलाईन क्लासमध्ये. आज आपण शिकणार आहोत लेसन नंबर 14, पाठ क्रमांक 14, अप्पाजीचे चातुर्य. अप्पाजीचे चातुर्य. आता अप्पाजी काय आहे? अप्पाजी एक नाव आहे आणि चातुर्य म्हणजे त्यांची होशियारी. ठीक है, अप्पाजी एक नाम है और वह क्लेवर थे. कैसे थे? क्लेवर थे, चतुर थे, बुद्धिमान थे, स्मार्ट थे. ठीक है, तर चातुर्य म्हणजे चतुर म्हणजे हुशार, बुद्धिमान होते कोण? अप्पाजी. तर या पाठात आपल्याला एक कृष्णदेवराय आहे, एक राजा आहे आणि त्यांच्याकडे एक मंत्री होता, त्याचे नाव होते अप्पाजी. तर त्याच्यावरच ही जे पाठाचे वर्णन केलेले आहे तर आपण पाहूया. ओके. खूप जुनी गोष्ट. विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते. तर खूप जुनी म्हणजे खूप पुराणी, बहुत पुराणी गोष्ट म्हणजे स्टोरी, खूप जे ओल्ड स्टोरी आहे. तर विजयनगरमध्ये कृष्णदेवराय राज्य करत होते. कुठं? विजयनगर एक राज्याचे नाव आहे. तिथं कृष्णदेवराय नावाचे जे एक राजा आहे ते राज्य करत होते. त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर होते. तर जे कृष्णदेवराय आहे त्यांचे प्रधान होते कोण? अप्पाजी. आणि अप्पाजी कसे होते? चतुर होते. दक्षिणेकडे कलिंग राज्य होते. दक्षिणेकडे काय होते? कलिंग राज्य होते. त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपण अप्पाजीची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला. तर काय झालं? जे कृष्णदेवराय हे कुठले होते? विजयनगरचे. आणि विजयनगरच्या उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. कुठं? उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. आणि तिथला जो राजा होता त्याला अप्पाजीचे चातुर्य पाहायचे होते. म्हणून त्यांनी काय केला की त्याला वाटले कलिंगच्या राजाला की अप्पाजीची आपण सुद्धा एकदा चतुराई पाहावी. समज में आ रहा है? पाहावी. म्हणून त्याने काय केले? कृष्णदेवरायाला निरोप पाठवला. निरोप म्हणजे होता है निमंत्रण. निरोप यानी क्या होता है? निमंत्रण पाठवला. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकवतात असे मी ऐकले आहे. तर जे कलिंगचे राजे होते त्यांनी निरोप काय पाठवला कृष्णदेवरायाला की तुमच्या राज्यात खूप चवदार म्हणजे खूप टेस्टी गोबीची लागवड होत आहे. त्याचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे. आस्वाद म्हणजे त्याला टेस्ट करण्याची माझी इच्छा आहे. माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? तर ते कलिंगचे जे राजा होते त्यांनी काय म्हटले कृष्णदेवरायाला, तुमच्याकडे जे कोबी पिकते ते खूप टेस्टी असते असे मी ऐकले आहे. तर तुम्ही माझ्यासाठी कोबी पाठवाल का? असे प्रश्न कलिंगचे राजाने कृष्णदेवरायाला विचारले. समझ में आया? बहुत पुरानी बात है. विजयनगर में एक कृष्णदेवराय नाम के राजा राज्य करते थे और उनका प्रधान बोले तो जो मंत्री रहता है ना, मंत्री का नाम क्या था? अप्पाजी था. और अप्पाजी बहुत ही होशियार थे. और उत्तर के ओर मतलब नॉर्थ साइड में कलिंग राज्य था. तो कलिंग राज्य के राजा ने एक दिन कृष्णदेवराय को निमंत्रण पहुंचाया और कहा कि आपके राज्य में बहुत अच्छी गोभी की फसल ली जाती है और हमने सुना है वह गोभी बहुत टेस्टी है. तो क्या आप मुझे अपने राज्य की गोभी का टेस्ट करवाएंगे क्या? ऐसा प्रश्न किसने पूछा? कृष्णदेवराय को कलिंग राज्य के राजा ने पूछा. ठीक आहे. नंतर कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती. आता काय झाला? जे कलिंगचा राजा आहे त्याला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांची खूप इच्छा होती. म्हणून पण ती पाठवणार कसे? कोबी पाठवणार कसे? कुठं? कलिंगकडे. त्या काळी आज सारखी
वाहतुकीची जलद साधने न होती. म्हणजे खूप जुनी गोष्ट आहे ना. तर आता आपल्याकडे विमान आहे, रेलगाडी आहे, बस आहे, सायकल आहे, बाईक आहे, हे सर्व आवागमनाची साधने आहेत. पण त्या काळी आपल्याजवळ हे काही साधने नव्हती. म्हणून कृष्णदेवरायाला थोडासा विचार आला की आपण कोबी तर पाठवायची, पण ते कशी पाठवायची, कारण त्या वेळी जलद वाहतुकीचे साधन न होते. जलद म्हणजे वेगवान, म्हणजे समझला ना, फास्ट, क्विक, जो बहुत जल्दी से ले जा सके, ऐसे कोई भी जो साधन है वो नहीं थे. वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यामधून. तर वाहतूक कशामधून व्हायची? बैलगाड़ी. बैलगाड़ी पता है ना आपको, बैलगाड़ी से ही जो भी हम कहीं भी जाना आना है वो बैलगाड़ी के माध्यम से ही होता था पहले. बैलगाड्या कलिंग राज्यात पोचायला 3 महिने लागत. आता बैलगाडी म्हणजे कुठून? विजयनगरपासून कलिंग राज्याकडे जायला बैलगाड्याला 3 महिने लागत असत. आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले. आता राजाला काय वाटले की या इथून म्हणजे कुठून? विजयनगरपासून जे कलिंग आहे त्या म्हणजे विजयनगरपासून कलिंगला पोहोचण्यासाठी 3 महिने लागत होते. तर कृष्णदेवरायाच्या मनात आले की आपण इथून ताजी कोबी पाठवली तरीसुद्धा 3 महिन्यात म्हणजे कलिंग येईपर्यंत ते कोबी कुजून जाणार म्हणजे नासून जाणार, खराब होणार. तर त्याला आता विचार आला, समझ में आया. अब वहाँ के राजा ने तो बोल दिया, कहाँ के कलिंग के राजा ने, कि मुझे विजयनगर की गोभी खाना है, वो भी ताजी वाली. तो कृष्णदेवराय भी तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा सोचने लगा कि कलिंग तक गोभी पहुंचाना है तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस समय ना हेलीकॉप्टर थे, ना प्लेन थे, और ना बस था, ना बाइक थी, और ना ही कोई दूसरे जल्दी पहुंचाने वाले जो फास्ट जो हमारे पास व्हीकल्स रहते, ये सब नहीं थे. तो उनको थोड़ा सा टेंशन आ गया. सिर्फ एक ही चीज़ थी जो बैलगाड़ी थी. बैलगाड़ी को पहुंचने के लिए विजयनगर से कलिंग राज्य पहुंचने के लिए 3 महीने लगता था. और सोचो, अगर आज हमने गोभी खरीद के नहीं या बिल्कुल गार्डन से लाया और गोभी दिया, 3 महीने तक वो गोभी कैसी होगी? खराब हो जाएगी, इल्लियाँ लग जाएगी, सड़ जाएगी. तो कृष्णदेवराय को थोड़ा सा टेंशन आ गया कि मैं ये गोभी को कलिंग राज्य तक के कैसे पहुंचाऊंगा. तर आता काय झाला, आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली. आपली शंका म्हणजे काय होते तुम्हाला माहीत आहे? आपल्या उनको जो थोड़ा सा टेंशन था, है ना, कि बोले अरे मैं कलिंग तक के अपना पहुंचाना चाहता हूँ गोभी, लेकिन मैं ये कैसे पहुंचाऊँ. तो उन्होंने जो अपनी शंका है ना, अपने जो मन के विचार है, किसे बताया? अप्पाजी को बताया. किसने? कृष्णदेवरायने. अप्पाजी म्हणाले त्यात काय अवघड आहे. आता अप्पाजीने मतलब बिल्कुल हाजिर जवाबी था बिरबल के तरह. जैसे अकबर को जो भी क्वेश्चन पूछते थे ना, वैसे बिरबल आवाज़ दे देते थे, वैसे ही यहाँ पर भी अप्पाजी बिल्कुल हाजिर जवाबी थे. उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया, इसमें क्या कठिनाई है, मतलब कलिंग को हम बिल्कुल गोभी भेज सकते हैं. एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा. आता अप्पाजीने त्यांना एक युक्ती सांगितली की बैलगाडीत काय करायचे, की जो बैलगाडी चालवणार आहे त्या व्यक्ती बसण्यापुरती तेवढी जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरायची. त्या मातीत कोबीचे बी पेरा आणि त्यात काय करायचे, कोबीचे बी पेरा. रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा. आणि जे कोणी व्यक्ती गाडी नेणार आहे त्यांना सांगा की मध्ये मध्ये रोज गोबीच्या बियांना पाणी देण्यासाठी सांगा. गाडी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत गोबी तयार होतील. आणि काय केले त्यांनी, की गोभी कलिंग राज्यात पहुँचेपर्यंत ते गोभी तैयार होती. समझ में आएगा कि अप्पाजी ने बताया कि क्या करो, एक व्यक्ति को गाड़ी में बैठने लायक इतनी जगह है, उतनी जगह छोड़ दो, और बाकी की जगह में क्या करना है, बाकी की जगह में मिट्टी भरना है, और उस मिट्टी में गोभी के बीज
वो देना है। और जो गाड़ी लेकर जाएगा उस व्यक्ति को बता दो कि जब रोज़ जहाँ पर भी रुकेगा वहाँ पे गोभी के पेड़ों को या पौधों को पानी देना है। तो ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाएंगे और 3 महीने के बाद जब जो गाड़ी वाला है वो कलिंग पहुँचेगा तब तक गोभी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। समझ में आया? मतलब गोभी की फसल कहाँ पे लेना है? उस बैलबंडी में ही लेना था। ओके, देन राजाने अप्पाजीच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली। आता काय झाले, राजाने तसेच केले, माती भरून दिली आणि त्यात गोबीचे बीसुद्धा पेरून दिले। गाडीवान प्रवासात रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत होता। आता गाडीवान जो होता त्यांनी काय केले, रोज आपल्या गाडीत जे कोबीचे पीक लागले होते त्याला रोज पाणी द्यायच्या। 3 महिन्यांनी ती बैलगाडी कलिंग राज्यात पोहोचली। किती महिन्याने पोहोचली ती राज्यात? कलिंग राज्यात 3 महिन्यानंतर बैलगाडीवाला कलिंग राज्याकडे पोहोचला। कलिंग राजाला ताजी गोबी मिळाली आणि कलिंगच्या राजाला कशी गोबी मिळाली? एकदम ताजी फ्रेश गोबी भेटली। त्याला आनंद वाटला, अप्पाजीचे कौतुकही वाटले आणि जे कलिंगचा राजा आहे हे त्याला खूप बरे वाटले। तो आनंदित झाला, तो खुश झाला आणि त्याने अप्पाजीचे कौतुकही केले, म्हणजे त्याला अप्पाजीला शाबासकीसुद्धा दिली। अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले। आता अप्पाजी जे कलिंगचा राजा होता त्याला वाटला की हे माणूस म्हणजे अप्पाजी हा काय आहे, खूपच चतुर आहे, आपण सुद्धा याची एकदा परीक्षा घ्यावी। म्हणून त्यांनी काय केले, त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या तिन्ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी त्यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दुसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे। या सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तीमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। काय केले, कलिंगच्या राजाने अप्पाजी खरंच हुशार होते की नाही म्हणून त्याची परीक्षा घेण्यासाठी काय केले, एकसारखी दिसणारी 3 मूर्ती आणली, स्टॅच्यू आणला आणि कलिंगचे राजा यांनी स्पष्ट केले अप्पाजीला की हे 3 मूर्ती दिसायला सारखी आहे परंतु यामध्ये काहीतरी फरक आहे। तर एक जे मूर्ती आहे हे निकृष्ट आहे, म्हणजे बिलकुल खराब, सेकंड मध्यम दर्जाची आणि एक खूप उत्कृष्ट दर्जाची आहे। आता हे कुणाला ओळखायचे होते? अप्पाजीला। समझ में आया? क्या हो जाता है कि अप्पाजी ने कलिंग के राजा को ताज़ी गोभी ले जाकर दिया, है ना, ताज़ी गोभी मिल जाती है और कलिंग के राजा ने क्या सोचा कि अप्पाजी सही में होशियार है या नहीं, तो एक बार हमें भी इसकी क्या लेना है, परीक्षा लेना है। इसीलिए उन्होंने अप्पाजी से कहा, एक जैसी 3 मूर्ति लाकर रखी और 3 मूर्ति लाकर रखने के बाद कहा कि तीनों मूर्तियाँ एक जैसी दिखने में तो है लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो बोले तीनों जो मूर्तियाँ हैं इनमें का मुझे क्या दिखाना, कंपेयर करना है ना। तो एक कैसी, निकृष्ट बोले तो बहुत खराब, वाइट है ना, लो क्वालिटी की, देन मध्यम मतलब मीडियम क्वालिटी की, और एक उत्कृष्ट मतलब जो एक्सीलेंट थी, ठीक है, तो बहुत उत्तम दर्जा की थी। तो तीनों मूर्तियों में अब अप्पाजी को अंतर ढूंढना था, क्या करना था, कंपेयर करना था। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको? तो फिर आगे देखते हैं, त्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना, और जो मूर्ति लाए थे उसमें बिल्कुल जो अंतर था वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक। आता अप्पाजी काय म्हणते की मी सांगतो फरक। त्यांनी एक लवचिक तार घेतली, लवचिक मतलब बहुत एक नरम तार होता है ना, नाजुक सा जो तार होता है, जैसे सोने का तार होता है ना जो कान में डालो या तो फिर बग जाता है, वैसे ही ऐसा ही बिल्कुल लचीला वाला तार लिया, ती एका मूर्तीच्या कानात घातली आणि काय केले, 3 मूर्ती होती तर त्यांनी तो तार एक मूर्तीच्या कानात घातला।
तेथून ते मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली. तेथून ते जे तार आहे कानातून घातली आणि ते तार कुठून बाहर पड़ली, टोंडातून. समझ में आया. जो मूर्ति थी तो तीन मूर्तियाँ थी, तो तीनों मूर्ति के कान में उन्होंने पहले मूर्ति के कान में क्या किया, एक तार डाला, लचीला तार. जो तार कान में से डाला तो कहाँ से निकल गया, मुंह में से निकल गया. अप्पाजी म्हणाले ही निकृष्ट मूर्ती. अप्पाजी काय म्हणाले, हे निकृष्ट म्हणजे खूपच वाईट दर्जाची मूर्ती आहे. नंतर अप्पाजीने ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली. नंतर काय केले, तोच तार त्यांनी दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात सुद्धा घातला. नंतर काय झाला, घातला ती तार त्या कानाच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. एका कानातून तार घातली तर दुसऱ्या कानातून तो तार कुठं बाहेर पडला. अप्पाजी म्हणाले ही मध्यम दर्जाची मूर्ती. तेव्हा अप्पाजीने काय म्हटले की हे मध्यम दर्जाची म्हणजे ठीक आहे, मीडियम आहे ही मूर्ती. तिसऱ्या मूर्तीवरही अप्पाजीने हाच प्रयोग केला. हाच म्हणजे कसला, एका कानातून तार घातले तर आपको पता है, मतलब पहले बार डाला तो उन्होंने कान में से, तो मुंह में से निकला था. सेकंड मूर्ति के कान में भी कान में से एक कान में डाला तार तो वो दूसरे कान से बाहर आ गया. तब अप्पाजी कहते हैं कि यह मध्यम दर्जा की मूर्ति है. थर्ड टाइम मतलब तीसरे बार भी उन्होंने वही प्रयोग किया जो उन्होंने दो मूर्ति पे किया था. थर्ड मूर्ति के अंदर भी उन्होंने एक कान से तार डाला. त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून व दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही. अप्पाजी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति. और क्या होता है, जो उन्होंने तार डाला तीसरी मूर्ति के कान में, वह न तो मुंह से बाहर आया और ना ही कान के द्वारा. समझ में आया, मतलब जो कान में तार डाला वो उधर अंदर ही फंस गया, वो कहीं से मुंह से भी बाहर नहीं आया और ना कान से बाहर आया. तो अप्पाजी समझ गए कि यह कैसी है, उत्तम दर्जा की, मतलब बहुत अच्छी एक्सीलेंट मूर्ति है. फिर क्या होता है, अप्पाजीने कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. आता अप्पाजीने कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. आता त्यांना सांगायचं होतं ना की निकृष्ट का, मध्यम का आणि उत्कृष्ट का. तर आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली, ती निकृष्ट मूर्ती. एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याच्या खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचेही हित होत नाही. या मूर्तिचा असा अर्थ आहे. तो यहाँ पर अप्पाजी ने पहले मूर्ति का स्पष्टीकरण किया कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात अगर सुन लेता है और बिना सोचे समझे वैसी ही बातें समाज में फैला देता है, ठीक है, जिससे न समाज का हित होता है ना ही उसका होता है. समझ में आ रहा है. तो इस तरह से ये पहली मूर्ति, जो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निकृष्ट होता है, मतलब पहले अगर हमें कोई भी बात पता चलती है तो हमें क्या करना है, उसको पहले छानबीन करना चाहिए कि सही में वो कितनी सही है कितनी गलत है. हम एक भी ऐसा नहीं देखते और तुरंत ही रिप्लाई कर देते. कभी कभी क्या होता है, व्हाट्सएप पे कुछ खबर आती है, हम लोग पहले देखते नहीं कि सही में वो सही खबर है या नहीं है, उस न्यूज़ को हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं. हमें नहीं करना है. हमें क्या करना है, अभी कुछ दिन पहले ऐसा दिखाया कि अरे सलमान खान मर गया, तो सही में सलमान खान मरा है या नहीं मरा है, पहले अपने को भी तो जांच कर लेना चाहिए. अपने घर न्यूज़ चैनल है, मोबाइल है, पहले उधर न्यूज़ देख लो, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करो, है ना. मतलब हमें कुछ पता ही नहीं होता और हम वही अफवाह क्या करते हैं, लोगों के बीच में फैला देते हैं. समझ में आ रहा. देन दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. ही मध्यम परतीची
मूर्ती. एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्या समाजाचे हित होत नाही आणि नुकसानही होत नाही. हा दूसऱ्या मूर्तिचा अर्थ है. अब दूसरी मूर्ति थी. दूसरी मूर्ति का अर्थ अप्पा जी ने क्या बताया कि पहले मूर्ति के कान में से तार डाला तो मुंह से निकला, मतलब जैसी की बात वैसे लोगों को बता देना. दूसरा व्यक्ति दूसरी मूर्ति एक कान से डाला, दूसरे कान से तार निकल गया. मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, एक जैसे टीचर बोलती है ना, बात को सुनो, पकड़ के रखो, लेकिन बच्चे क्या करते, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते. इससे क्या होता है, ना खुद का भी हित नहीं होता और ना ही समाज का भी कोई नुकसान नहीं होता है. मतलब वो बिल्कुल बातों को सीरियस लेता ही नहीं है, वो अपने मन की ही करता है. अभी सुन लिया, अरे बता दिया, बस जाने दो, बोले वो हमारे कोई काम की नहीं है और उसे सामने छोड़ देता है. इसीलिए उस मूर्ति को मध्यम दर्जा की मूर्ति कहा गया है. अब तीसरी मूर्ति. तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिथेच अडकून राहिली. ही ती उत्कृष्ट मूर्ती. अफवा ऐकल्यानंतर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, तो माणूस उत्तम हा तीसऱ्या मूर्तिचा अर्थ होता. तो समाज में 3 तरह के लोग रहते हैं ना, तो ये जो 3 मूर्ति का अर्थ यही है. तो तीसरी मूर्ति में क्या बताया है कि तीसरी मूर्ति के कान में से तार डाला था, ना वो मुंह से निकला ना कान से निकला, है ना. इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति जो अगर उनको किसी बात का पता चलता है तो सही में वो बात सही है या नहीं है, इनकी पहले जांच पड़ताल करता है, पहले अपने पास एविडेंस जमा करता है कि सच्ची में वो बात कितनी सही है और कितनी गलत है. जब तक इन सब का खोज न कर ले, जब तक सबका सर्च न कर ले, तब तक वह अपनी बात आगे नहीं बढ़ाता है, उससे विश्वास नहीं होता. खातरी दिया है ना, जब तक खातरी नहीं कर लेता है ना, जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि सच्ची में जो बोली, जो मैंने बात सुना वो सही है या गलत है. अगर सही है तो कहाँ तक सही है, गलत है तो कहाँ तक गलत है, उसके बाद ही वही घटना को सामने में आगे बढ़ा देते हैं. कौन? तीसरे वाले. यानी पहले बातों को अच्छे से समझ लेना और फिर लोगों तक पहुंचाना. अगर लोग समाज का हित है तो ही बताना, समाज का नुकसान है तो ही बताना, है ना. यानी अगर उसमें वो कंपेयर किया जाता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बातें हमें बताना चाहिए, किस बात को हमें नहीं बताना चाहिए. ऐसा तीसरी मूर्ति का अर्थ था. कलिंगच्या राजाला अप्पाजीचे उत्तर मिळाले. अप्पाजीने तिन्ही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला. त्याने अप्पाजी व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन केले. तो ये एग्ज़ाम किसने लिया था? कलिंग के राजा ने. तो कलिंग के राजा को उसका उत्तर मिल गया. तीनों मूर्ति ने पूरा एक्सप्लेनेशन अप्पाजी ने करके दिया था कि तीनों मूर्ति क्या कहना चाहती है, और अप्पाजी के आंसर से जो कलिंग का राजा था वो सेटिस्फाई था. इस वजह से कलिंग के राजा ने अप्पाजी का और कृष्णदेवराय का अभिनंदन किया, मतलब बहुत बहुत स्वागत किया, धन्यवाद दिया कि कृष्णदेवराय को कि तुम्हारे पास इतना अच्छा प्रधान है जो सही सजेशन देता है. तो हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि 3 मूर्तियां हैं, है ना. तो जो बातें अगर सही है तो सही बातें हैं, तो पहले उस कितनी सही है कितनी गलत है पहले अपने आप में खोज लो. मतलब हमें उत्तम दर्जे का व्यक्ति बनना है. तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बातों को निकाल देते हैं. उसमें उनका भी हित नहीं रहता और ना ही समाज का हित रहता है. और वो उत्तम मतलब वो कैसे होते हैं, मध्यम वर्ग के, है ना, मध्यम दर्जा के. और फिर थर्ड वाला, कुछ सुना नहीं कि तुरंत उसकी अफवाह फैला देना, ऐसा नहीं बनना है हमें. पहले हमें क्या करना है, बातों को समझ लेना है कितनी सही है कितनी गलत है, तभी उस बातों को सामने फॉरवर्ड करना है. तो अप्पाजी के चातुर्य पाठ से एक ही बातें समझती है कि हमें समाज में जीने के लिए 3 किस्म के लोग समाज में रहते हैं, एक निकृष्ट, एक मध्यम और उत्तम. तो हमें कौन से दर्जे का व्यक्ति बनना है,
यह हमें खुद को डिसाइड करना है। ठीक है, समझ गया ये लेसन। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। एक दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। अप्पाजींनी बैलगाडीत कशाचे पीक घालवले? तर अप्पाजींनी बैलगाडीत कोबीचे पीक घ्यायला लावले. सेकंड, उत्कृष्ट दर्जाची मूर्ती कोणती? उत्कृष्ट, जिच्या कानात घातलेली तार तिथेच अडकून पडली ती उत्कृष्ट मूर्ती. थर्ड, कलिंगचा राजा संतुष्ट का झाला? अप्पाजीने तिन्ही मूर्तीचा दर्जा ओळखला म्हणून कलिंगचा राजा संतुष्ट झाला. क्वेश्चन नंबर 2, 3-4 वाक्यात उत्तरे लिहा. अप्पाजीने ताजी गोबी कलिंग देशाकडे कशी पाठवली? तर उत्तर आहे, अप्पाजीने बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरायला सांगितली. मातीत कोबीचे बी पेरले. रोज कोबीच्या रोपांना पाणी द्यायला गाडीवानाला सांगितले. गाडी कलिंगला पोचायला 3 महिन्याचा काळ होता. कलिंग देशात पोचेपर्यंत कोबी तयार झाले. अशा प्रकारे अप्पाजीने ताजी गोबी कलिंग देशाकडे पाठवली. सेकंड, कलिंगच्या राजाने अप्पाजी की दूसऱ्यांदा कशी परीक्षा घेतली? दूसरे बार वहाँ के राजा ने किस तरह से अप्पाजी की परीक्षा ली? इस बारे में क्वेश्चन है. तो कलिंगच्या राजाने एक सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती आणल्या. राजा अप्पाजींना म्हणाला, यातील एक मूर्ती निकृष्ट, एक मध्यम व तिसरी उत्कृष्ट दर्जाची आहे. यातील उत्कृष्ट कोणती मला सांगा. अशा प्रकारे कलिंगच्या राजाने अप्पाजीची परीक्षा घेतली. क्वेश्चन नंबर 3, मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तोंडातून बाहेर येते याचा अप्पाजीने कोणता अर्थ लावला? तर अप्पाजीने काय अर्थ लावला? मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तोंडातून बाहेर पडली ती निकृष्ट मूर्ती, अशा अप्पाजीने निर्णय दिला. एखादा माणूस अफवा ऐकतो आणि त्याच्या खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता दुसऱ्यांना सांगतो तेव्हा त्याचे व समाजाचे हित होत नाही, अशा याचा अर्थ अप्पाजीने लावला. क्वेश्चन नंबर 4, अप्पाजीचे मते उत्तम माणूस कोणता? अप्पाजी के अनुसार उत्तम मनुष्य कौन होता है? तो आंसर है, अप्पाजी म्हणतात, अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने सोडून देत नाही किंवा लगेच दुसऱ्यांना सांगत नाही, उलट तो अफवेच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण जे ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही, तो उत्तम माणूस होय. समझ में आया? मतलब उत्तम मनुष्य कौन है? जो हमने सुना है वह घटना सही है और है तो कहाँ तक के सही है. जब तक उसके खरे खोटेपना की जानकारी नहीं होती तब तक वह बातों को आगे नहीं बढ़ाता. क्वेश्चन नंबर 3, नावे लिहा. विजयनगरचा राजा कोण? कृष्णदेवराय. आणि कृष्णदेवरायाचा प्रधान कोण? अप्पाजी. परीक्षा घेणाऱ्या राजाचे राज्य, परीक्षा कहाँ के राजा ने लिया था? तो कलिंग. ठीक है. फिर यहाँ पे एक मुक्तोत्तरी प्रश्न दिया है. पाणी टंचाईमुळे तुम्हाला पाणी दुरून आणायचे आहे. कमी श्रमात ते आणण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न कराल? तो अगर पानी की कमतरता होती है और पानी हमें लाना है तो उसके लिए तुम कम श्रम में वह पानी कैसे लेकर आएंगे, ये आपको लिखना है. यहाँ कुछ मुद्दे दिए हैं, मुद्दों का सहारा लेना है. जैसे सहकार्याने वाहनाची व्यवस्था, सरकारी संस्थाची मदत आणि सेवाभावी संस्थाची मदत. क्या करेंगे? इन तीनों में से एक आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 4, विरुद्धार्थी शब्द लिया. हित अहित, अवघड सोपे, निकृष्ट उत्कृष्ट, कीर्ती अपकीर्ती. क्वेश्चन नंबर 5, पुढे दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे चौकटी पूर्ण करा.
गाड़ी गाड़ीवान। फिर चतुर चतुराई, खरा खरेपना। ऊपर में 3 दिए हैं, वैसे ही हमें नीचे का बनाना है। तो धनवान दिया है तो आगे में लिखना है धन। महाग, महाग का होगा महंगाई। फिर है साधेपना, तो लिखेंगे साधा। फिर है दयावान, जहाँ पे लिखना है आपको दया। स्वस्थाई का लिखना है स्वस्थ। फिर शहानपना का लिखना है शहाना। बल, बल का बलवान। नवल, नवलाई। आणि मोठा भोड़ा, भोड़ा का होगा भोड़ेपना। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे चतुर, चतुर का क्या लिखे हमने चातुर्य, वैसे क्रूर, क्रूर का क्या होगा कौर्य। धीर धैर्य। सुंदर सौंदर्य। सूर शौर्य। चोरी चौर्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 था क्या, हाँ 6 नहीं 7। पुढील शब्दांना तो ती ते शब्द लावून लिंग ओळखा। लिंग म्हणजे काय होतो जेंडर। अभी सामने में कुछ शब्द दिए हैं, उसके सामने ती, तो और ते लगाना है। इससे स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग कौन सा है ये भी हमें लिखना है। तो पहला वर्ड है दरी, तो दरी ती दरी स्त्रीलिंग, ठीक है। फिर है माठ, तो माठ म्हणजे पुल्लिंग। फिर पुस्तक, ते पुस्तक नपुंसकलिंग। पान, ते पान नपुंसकलिंग। लाडू, तो लाडू पुल्लिंग। वही, ती वही म्हणजे स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, पुढील आकृतीत दिलेल्या शब्दास विशेषण लावा। विशेषण म्हणजे होता है एडजेक्टिव, विशेषण लगाना है। अब गोभी की विशेषता बताना है ना। गोभी दिए हैं तो ऊपर में लिखना है आपको सीढ़ी, ताजी, सूखी और चांगली। सेकंड है मूर्ति। आता मूर्ति कशी होती सुंदर, फिर ओबड़ धोबड़, जूनी और जीर्ण। फिर आपको यहाँ समझाने के लिए तख्ता दिया है, ये सिर्फ समझना है आपको, नहीं भी लिखेंगे तो चलते हैं। पुढील तख्ता वाचा और समझून गया। तो यहाँ पे नाम और सर्वनाम दिया है, और नाम और सर्वनाम के जो 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, तो वह कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। जैसे माया, माया एक नाम है, वर्तमान काल में लिखा है माया खेड़ते, भूतकाल में लिखेंगे माया खेड़ली और भविष्य में लिखेंगे माया खेड़ेली। उसके बाद सेकंड तो खेड़तो, तो खेड़ला, तो खेड़े। तुम्ही खेड़ता, तुम्ही खेड़तात, खेड़लात, तुम्ही खेड़लात, और लास्ट में आएगा तुम्ही खेड़ाल। आम्ही वर्तमान में खेड़लो, भूतकाल में आम्ही खेड़लो, वर्तमान में आम्ही खेड़तो, भूतकाल में आम्ही खेड़लो, और भविष्य में आएगा आम्ही खेड़ू। फिर से सर्वनाम है त्या, वर्तमान में त्या खेड़तात, भूतकाल में त्या खेड़ल्या, और भविष्य में लिखना है त्या खेड़तील, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, दिलेल्या सूचनाप्रमाणे पुढील वाक्यात बदल करा। कुछ सूचना दी गई है, राइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो लिखना है रीमा सहलीला गेली, हमें वाक्य का भूतकाल बनाना है। गेली भूतकाल है, अभी हमें भविष्यकाल बनाना है। तो रीमा सहलीला गेली, इसका उत्तर लिखेंगे रीमा सहलीला जाईल, भविष्य में जाएगी, है ना। फिर है सेकंड, मला आंबा आवड़तो वर्तमान काल, अब इसका भी हमें क्या बनाना है भूतकाल, वाक्य भूतकाळी करा। मला आंबा आवडला, ठीक है। थर्ड है चंदा ने लाडू खाऊन संपवला, खत्म हो गया भूतकाल में, इसका बनाना है हमें वर्तमान काल। तो चंदा लाडू खाऊन संपवते, अभी खत्म कर रही है, ऐसा हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर, सुभाष माझा मित्र है वर्तमान में, अब इसका भूतकाल में। सुभाष माझा मित्र होता, पहले था, ठीक है। 5 नंबर, वंदना अभ्यास करते, कब कर रही है अभी, फिर से इसका भूतकाल बनाना है। वंदना ने अभ्यास केला, मतलब अभी उसका पढ़ के फिनिश हो गया है। 6 नंबर, संजू क्रिकेट खेलतो, खेल ही रहा है, ठीक है। अब हमें उसका भविष्य का
काल बनाना है तो संजू क्रिकेट खेलेल, भविष्य में वह खेलेगा। तो यहाँ पर आपका लेसन ख़त्म हो गया है। सारे लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है। ओके, और जहाँ पर नहीं समझते हैं तो एक बार पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। जब तक आप पार्ट की 2-4 बार रीडिंग नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।